आज का मुद्दा आप देख रहे हैं और आपके साथ आज मैं हूं अर्पिता आर्या। आज का मुद्दा, क्या जाकिर के भक्त करेंगे मुसलमानों का नुकसान? ये सवाल इसलिए आज उठ रहा है क्योंकि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफर उल इस्लाम खान ने नफरत फैलाने वाले अपने बयान से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। इससे पहले जफर उल इस्लाम ने जाकिर नाइक जैसे देशद्रोह के आरोपी की तारीफ भी की। कुछ दिन पहले जफर उल इस्लाम ने भारत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाकर उनकी शिकायत अरब देशों से करने की धमकी दी। अब उन्होंने अपने भड़काऊ बयान के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है और साथ ही ये दावा किया कि वो अपने बयान पर कायम रहेंगे। जाकिर के खिलाफ हालांकि दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और नफरत फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया है। कुछ खास हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। इलियास शराफुद्दीन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। रोहित चहल बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ हैं। मुजीबुर रहमान तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद मंसूर भी आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा इलियास शराफुद्दीन से। शराफुद्दीन जी, यानी ये जो भक्त हैं जाकिर नाइक के, ये आपको लग रहा है कि मुसलमान विरोधी हैं ऐसे लोग? एक बात सुन लीजिए, मुसलमान सिर्फ अल्लाह भक्त होता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होता और आपस में एक दूसरे का भाई होता। तो जाकिर नाइक के भाई बोलिए, भक्त तो मोदी जी के हैं जो देश को अंगार लगा रहे हैं। दूसरी बात, जफरुल इस्लाम सावरकर के रास्ते पे चलकर लेटर लिखे थे। सावरकर ब्रिटिशर्स को जैसा माफीनामे लिखे 21, वैसे ही जफरुल इस्लाम सिर्फ थैंक यू लेटर लिखे। तो वीर जफरुल इस्लाम बोल के भारत रत्न देना गवर्नमेंट उनको, जैसा सावरकर को वीर बोल देना तो जफरुल इस्लाम को वीर बोलना, पैरा पढ़ना उनके और उनको भारत रत्न देना चाहिए और पार्लियामेंट में एक बड़ा पोर्ट्रेट लगाइए उनका, तब जाकर बात बनेगी। शराफुद्दीन जी, आप बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे उम्मीद मैंने की थी कि आप करेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी। ठीक है, मैं लौटूंगी। मुजीबुर रहमान जी भी जरा उनको भी सुन लेते हैं, उनकी राय। अरे रुक जाइए सर, आप क्या लेकर आए कि मतलब आए हैं तो बोलते ही जाएंगे, दूसरा जो शख्स पैनल में है उसको भी बोलने का मौका दीजिए। मैं जब आऊं तो आप अपनी बात रखिएगा। हो गया। मुजीबुर रहमान साहब, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं मौलाना साहब की बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल, मुझे पता था आप इत्तेफाक रखेंगे जी। नहीं, बिल्कुल आपको भी इत्तेफाक रखना चाहिए, क्योंकि अगर दो लोगों ने एक ही जैसे काम किए हैं, दोनों को एक ही रिवार्ड मिलना चाहिए। दो लोगों को एक ही जैसा काम अगर उन्होंने किया है तो सेम रिवार्ड मिलना चाहिए। आप भी ये चाह रहे हैं कि उनके बड़े बड़े पोस्टर लगने चाहिए, उनके सम्मान में कसीदे पढ़ने चाहिए, आपको भी लग रहा है ये? नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि सेम वर्क के लिए सेम रिवार्ड मिलना चाहिए। अगर वीर सावरकर के पोस्टर लगते हैं तो फिर जफरुल इस्लाम साहब के भी लगने चाहिए, और अगर जफरुल इस्लाम साहब ने गलत किया है, वो जेल जाने चाहिए, तो वीर सावरकर का नाम से वीर हटना चाहिए और उनके पोस्टर्स हटने चाहिए सरकारी रिकॉर्ड में से। उनको एज ए गद्दार के तरह जो है, देशद्रोही की तरह जो है उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, अब मुझे आप 30 सेकंड मुझे बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, आप दोनों खास तौर पर। भारतीय मुसलमानों का साथ देने के लिए ये उन्होंने जो बात लिखी वो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि जो ट्वीट उनका रहा, मैं वो ट्वीट दरअसल आपको पढ़ के बता रही हूँ। 28 अप्रैल 2020, भारतीय मुसलमानों का साथ देने के लिए शुक्रिया कुवैत। कट्टर हिंदुओं को लगता है कि अरब जगत अपने आर्थिक हितों को देखते हुए भारत के मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म पर खामोश रहेंगे। भारतीय मुसलमानों ने सदियों से इस्लाम की सेवा की है। अरब और मुस्लिम जगत में हमारा काफी सम्मान है। शाह वलीउल्लाह देहलवी, इकबाल, अबुल हसन नदवी, वहीरुद्दीन खान, जाकिर नाइक जैसे सम्मानित नाम, गौर कीजिएगा, सम्मानित नाम अरब और मुस्लिम जगत में है। भारतीय मुसलमानों ने तुम्हारे नफरत से भरे अभियान, भीड़ के हाथों हत्या और दंगों के बारे में अब तक अरब और मुस्लिम जगत से शिकायत नहीं की है। जिस दिन भारतीय मुस्लिम शिकायत करने के लिए मजबूर हुए, वो दिन कट्टर सोच रखने वालों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। यानी उनका बयान आपने सुन लिया, और ये सुनने के बाद, बहुत अच्छे से समझने के बाद, आप अभी भी अपने स्टैंड पर कायम ही होंगे इलियास साहब? बिल्कुल, क्योंकि जाकिर नाइक ने वेदा, गीता, कुरान, हदीस से भारत में और दुनिया भर में एक रब अल्लाह का, एक मालिक का संदेश दिया है। सबको एक जगह करने की कोशिश की है, आतंकवाद के खिलाफ बोला है, गरीबों का ख्याल रखने की बात की है, हिंदू मुस्लिम्स को बेहतरीन स्टाइफंड्स दिए हैं और कॉलेज के फीसेस भरे हैं।
जाकिर नाइक जैसा प्रोडक्टिव आदमी सदियों में पैदा होता है एक भारत में, लेकिन मोदी सरकार जो देश में आग लगा रही है, गरीबों को भूखा मार रही, जवानों को, किसानों को मार रही, बेरोजगार कर दे रही, करोड़ों को कंपनियां बंद कर दे रही, रोडों पे जाने के टिकट के पैसे नहीं है। ये सरकार जाकिर नाइक से इलियास साहब, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, इसको आप जरा बताइए। कभी आपको अगर कुछ गलत लगा अपने परिवार में आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ आपके साथ आपको लग रहा है गलत हुआ है, तो उसकी शिकायत आप किससे, अपने पिता से करते होंगे? नहीं भाई, यहाँ बड़े जो है शमशान समरस्तान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कपड़ों से पहचान के मारो बोल रहे हैं। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपके घर पर अगर कुछ होता है, लड़ाई हो जाती है, आप किसी बात से खफा हो जाते हैं, तो अरब देशों का रुख कर लेते हैं क्या? अरे इलियास आप सुनिए, पहले सवाल सुनिए। आप नहीं, चीखने के लिए नहीं आप बैठे हैं। इलियास साहब, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपसे सवाल पूछूं तो जवाब दीजिए, नहीं मैं अब डिबेट में आगे से आपके पास नहीं आऊंगी। मेरे सवाल का आप ये जवाब दीजिए। आपके घर में अगर कोई समस्या होती है, हो सकता है आपके और जो भाई हो आपको सही से ट्रीट ना किया जा रहा हो, या आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, आप अपने पिता से उस बात की शिकायत करेंगे कि आप अरब देश चले जाते हैं शिकायत करने? बड़े अगर घर के बड़े सावरकर और नथुराम गोडसे जैसा हो जाएंगे तो हम पड़ोसी को आवाज देंगे बच्चे, क्योंकि बड़े जो है सावरकर जैसे गद्दार ने तो गोडसे के जैसे शामिल हो गए, तड़ीपार हो गए, गोलियां मार दे रही, झूठे केसेस दायर करा दे रही, और जो जालिम है उनको आजाद कर दे रही। तो ऐसे वक्त बड़ों पे भरोसा उठ जाता, पड़ोसी के पास जाना पड़ता। ठीक है, बड़ों से भरोसा उठ गया, परिवार के और सदस्य तो आपके अपने है ना, उनके साथ भी आपका संपर्क टूट गया, उनसे भी आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर एक शख्स, अगर आप मान रहे हैं कि परिवार में मान लीजिए कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप दूसरे से कहेंगे आप अरब देश तो नहीं जाते हैं ना, पड़ोसियों के पास जाते हैं। आप तो पड़ोसी भी नहीं जा रहे, आप तो सीधे अरब पहुंच गए, अरब कुवैत पहुंच गए आप तो। रोहित चांद कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड रोहित चांद, रुकिए इलियास साहब। दिल मिलना चाहिए, दिल मिलना चाहिए। और इलियास साहब आराम से हम बात कर सकते हैं, आप इतना चीखेंगे उससे डबल मैं चीख सकती हूँ। बहुत जरूरी नहीं है सर चीखना, बहुत जरूरी नहीं है चीखना। रुक जाइए इलियास साहब, रुक जाइए। रोहित चैन 10 सेकेंड। जी देखिए, मुझे लगता है जफरुल इस्लाम जो हैं, जो जमाती, जिहादी और आतंकी सोच के जो व्यक्ति हैं, उनको संवैधानिक पद पे बने रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जिस तरीके से जो व्यक्ति जाकिर नाइक जैसे आतंकी की सोच को, जो भगोड़ा है, उसकी सोच को समर्थन कर रहा है, उसको संवैधानिक पद पे, अरे जाहिल व्यक्ति को चुप कराइए पिताजी, जाहिल व्यक्ति की आवाज को बंद कराइए। सुबह सुबह जाहिल व्यक्ति की आवाज को सुना रही है आप, उससे ज्यादा क्या सुनने को मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि इस जैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पे बना के रखा हुआ है, तुरंत उनको हटाना चाहिए संवैधानिक पद से। जिस तरीके से भारत के खिलाफ पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का नाम खराब करने में जफरुल इस्लाम जैसे व्यक्ति लगा हुआ है, इससे शर्म की क्या बात है? जो भारत में हमले कराने की बात कर रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वो बना के रखा हुआ है, इससे ज्यादा क्या शर्म की बात होगी? मुझे लगता है जिस तरीके से, और ये बात कर रहे थे पड़ोसियों की, देखिए अर्पिता, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। परिवार में होते हैं तो क्या हम बाहर जाकर अपने परिवार की खामियों को बताते हैं? जो भी मसला है वो हम अपने देश में ही, अपने अपनों के बीच में ही सुलझा लेते हैं, लेकिन हम अरब, कुवैत, इन सब से शिकायत करने की बात अगर ये कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा देश की छवि यहाँ पर खराब हो रही है? जी बिल्कुल, अगर वीर सावरकर ने ऐसा किया होता तो भगत सिंह को, वीर सावरकर पर टिके हुए हैं, वीर सावरकर पर टिके हुए हैं आप। मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अरे इनके हीरो बुरहान वानी और अफजल गुरु हैं, जवाब दे दीजिए। अरे भैया, आपके पास क्या सबूत? एक मिनट, आप एक बात बताइए मुझे, आपने जाकिर नाइक के भाषण सुने कभी? मुजीबुर रहमान साहब, आपने जाकिर नाइक के भाषण सुने? अरे भैया, अफजल गुरु की पैदाइश, अरे भैया जाकिर नाइक की पैदाइश अफजल गुरु की है भैया। किसके ओसामा बिन लादेन की पैदाइश है? किसकी पैदाइश है ये तो बता दो भैया, किसने पैदा किया? भैया जिन्ना की औलाद हो गया। तीनों अगर एक दूसरे से ऐसे ही चीखे और लड़ने के लिए बैठते हैं यहाँ पर, तो माफ कीजिए, मैं तीनों लोगों को यहाँ पर रोकूंगी। राहुल, मैं जब आप पर आऊँ, रोहित तो आप बात कीजिएगा। मेरा सवाल मुजीबुर रहमान से है। इलियास साहब, आप तो इसी एजेंडे के साथ आए हैं, आपको बस चीखना ही रहना है, आपको अपने पॉइंट ही नहीं रखने, आप एक सही से अपनी बात रख सकते हैं सर। आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, अंग्रेजों के दलालों को। हो गया आपका? भैया जाकिर नाइक की औलाद
रोहित, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। रोहित, मैं आऊंगी आपके पास। मुजीबुर रहमान साहब, मुजीबुर रहमान, जाकिर नाइक के भाषण सुने आपने? सुअर के बच्चों को कहना भैया, सुअर के बच्चे जो है ना, सुअर के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हैं नेशनल टीवी पे बैठकर, इलियास, मैं आपकी आवाज डाउन कर दूंगी। ब्लैक समझाने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा है, ये एजेंडा आप किसी और जगह चलाइएगा। अब अगर आप फालतू बोले तो मैं आपकी आवाज ओपन नहीं करूंगी, पूरे डिबेट में आपसे एक भी सवाल नहीं लूंगी। ये बात आप खास तौर पर सुन लीजिए। मुजीबुर रहमान, मेरा सवाल आपसे सीधा ये, मैं पूछना चाहूंगा ये सुअर की औलाद वर्ड कौन यूज कर रहा है? अरे भाषण सुने आपने, आप तो और हैं, भाषण सुना आपने, मैं जो पूछ रही हूँ बताइए। एक आदमी इस तरीके का अरे भैया क्यों हाफिज सईद की औलाद बुरा लग गया? अरे क्यों जिन्ना की औलाद बुरा लग गया? अरे क्यों सच्चाई बुरी लग गई? बंद करनी पड़ेगी। मुजीबुर रहमान, एक आदमी सुअर की औलाद यूज कर रहा है, तुम जो है उसको सुन रही हो और उसकी आवाज। मुजीबुर रहमान, अरे हाफिज सईद अच्छा है क्या? सुअर से कम है हाफिज सईद क्या? अरे ओसामा बिन लादेन सुअर से कम है? अरे भैया जिन्ना सुअर से कम है, उन्हीं की तो औलाद बन के बैठे हो आप लोग यहाँ। रोहित, आप भी इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नेशनल टीवी पे बिल्कुल, और मैं अपने शो में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सामने से बोली जा रही है। ठीक है, मैं विनोद बंसल को चर्चा में लेकर आऊंगी। विनोद जी, जिस तरीके से आज इस तरीके की बातें हो रही हैं और लोग सबूत मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अरब देशों और कुवैत देशों से इसकी शिकायत कर देंगे, देश की छवि ये लोग क्यों धूमिल कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको इसके पीछे, और ऐसी नौबत क्या आई कि इन्होंने इस तरीके की ट्वीट किए? देखिए, मैं बड़े सम्मान के साथ और बड़े धैर्य के साथ इसको सुन रहा था, सारी डिबेट को। बड़े बड़े तथ्यात्मक बातें मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि कोई बीच में न बोले। देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो अल्पसंख्यक आयोग जिसको आप कह रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अल्पसंख्यक आयोग नहीं, ये मुस्लिम आयोग है। दूसरी बात ये कि ये जो व्यक्ति है जिसने ये स्टेटमेंट दिया है कि कुवैत के बलबूते पर भारत पर आक्रमण करेगा, ये मुझे लगता है इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता। इसने सिर्फ हिंदुओं का अपमान नहीं किया, सिर्फ किसी कम्युनिटी को बदनाम नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों को इसने बदनाम करने की और मुसलमानों को देश में अलग थलग करने की कोई चेष्टा नहीं की। इसने देश के खिलाफ युद्ध करने का एक ऐलान किया है कि कुवैत के मुसलमानों को, अरब के मुसलमानों को इकट्ठा करके हर और एक बहुत बड़ा एवलांच चला देंगे देश के अंदर। मुझे बताइए कि इनको शायद ये नहीं पता कि कुवैत के और अरब के मुसलमानों की लाशों के साथ में वो वहां के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जेसीबी से उठवाई थी लाशें पिछली बार, आपको याद है? और वो जो वहां के जो प्रिंस हैं वो क्या कहते हैं कि हिंदू भारत के मुसलमान कोई मुसलमान नहीं है, वो तो दोयम दर्जे के लोग हैं, उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अरे किसके दमखम पर तुम लड़ाई लड़ना चाहते हो भाई, और किसकी दुहाई दे रहे हो तुम्हें दो कौड़ी का नहीं समझते हो। और एक बात और समझ लेनी चाहिए इनको कि देखिए, जो देश का नहीं हुआ, जो देशवासियों का नहीं हुआ, जो अपने पूर्वजों का नहीं हुआ, दुनिया उसको कभी अपना नहीं सकती। ये बात समझ लेना चाहिए, चाहे कोई इस्लाम को मानने वाला हो या अन्यथा हो। तीसरी बात और बताऊंगा आपको मैं, देखिए, ये जो जिस आयोग का अध्यक्ष बना बैठा है बंदा, ये संवैधानिक पद पर रहने लायक है क्या? इसने देश के अंदर एक देश के खिलाफ युद्ध और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का एक दुष्प्रयास नहीं किया ऐसे समय पर, जब देश संकट से ग्रस्त है, देश कोरोना से फाइट कर रहा है और ये लोग कोरोना की तरफ से फाइट कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है। ऐसे इंटेलेक्चुअल जिस व्यक्ति ने 50-50 पुस्तकें लिखी हो, जिसके अब्बा जान जो है पूरे दुनिया के सोच को पनपा रहा हो और देश के खिलाफ युद्ध करने का ऐलान करते हैं। मुजीबुर रहमान साहब, जवाब दीजिए। जाकिर नाइक को अपना हीरो मानते हैं, और जो अर्पिता, आपको थोड़ी शर्म आ रही है? ठीक है, शर्म भी मैं ही रखती हूं, होने के नाते क्योंकि वो आपको थोड़ी तो शर्म कभी आ है। नहीं सकती। एक आगे आदमी यहाँ पर नेशनल टेलीविजन के ऊपर सुअर की औलाद बोल रहा है लोगों को, और आप चुपचाप सुन रही है उसको, क्योंकि वो आपकी विचारधारा से ताल्लुक रखता है। आप तय करेंगे मेरी विचारधारा, आप बताएंगे मेरी विचारधारा। आपको नहीं सुनाई दिया शायद, मैंने उनकी आवाज भी डाउन कर दी, इलियास की भी आवाज मैंने डाउन की है दोनों, और मैंने उनको बोला है कि उस तरीके की बात नहीं बोलेंगे। उन पे आपको प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ, दिक्कत कहाँ है मैं बताती हूँ। जो चीज आपके हिसाब से ठीक ना हो, आपने एक विचारधारा बना ली है, आपने एक विचारधारा बना ली और उसी हिसाब से आप सबको जज करने लगे हैं। अब सही और गलत का अंतर आपको पता नहीं है, और वो अंतर मैं आपको यहाँ समझाने बैठी नहीं हूँ। आपको मेरे सवाल का या आपको विनोद बंसल जी के सवाल का जवाब देना हो तो बताइए। आप मेरी विचारधारा मत तय कीजिए, मेरी सोच मत तय कीजिए, वो मुझ तक छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी विचारधारा मैं भी नहीं बदल रही। आप जिस सोच के साथ यहाँ बैठे, मैं नहीं कह रही आप अपनी सोच बदल लीजिए। अब मैं टाइम मत खाइए, मुझे जवाब देने दीजिए। और रोहित चैन की आवाज मैंने बंद की है, उनको मैंने ऑन एयर यहाँ पर डाटा है कि नेशनल चैनल पे ऐसी बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, अपने शो पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। शायद वो आवाज आप तक नहीं पहुंची है।
अगर इस तरीके की आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, सुनने में आप असमर्थ हैं, तो उसका ठीकरा दूसरों पर मत फोड़िए, ठीक है? अब मेरे सवाल का अगर आपको जवाब देना है मजीबुर रहमान साहब तो आप दीजिए, नहीं तो मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं। आपको देने दीजिए, चुप हो जाइए एक मिनट। जैसे आप उनको महाशय को सुन रही थी, मुझे भी सुन लीजिए। सबसे बड़े देशद्रोही वो है जिनकी वजह से भगत सिंह को फांसी लगी। सबसे बड़े देशद्रोही वो हैं जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। हम उस टाइम भी देश के साथ थे और गर्दनें कटा रहे थे अपनी। और ये लोग जो आज बैठे हुए हैं सरकार के अंदर, ये अंग्रेजों के साथ सरकार चला रहे हैं अपनी। ये है बोल दो, बोल दो का आयोग का अध्यक्ष बना बैठा है, उस इस्लाम के बारे में बोल दो जो देश पता है और इसी में क्षेत्र में आप गद्दारों के अंदर गद्दारों के दुनिया जानती है, इतिहास है। आप नाथूराम के इतिहास को मिटा नहीं सकते। आप नाथूराम देखिए विनोद बंसल जी और मजीबुर रहमान जी, मैं आप दोनों को रोकूंगी। यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। आज मेरा सवाल ये है, क्योंकि मौजूदा स्थिति अगर हम देखें तो जिस तरीके से भाईचारा बना हुआ है, उसको आपको नहीं लग रहा है मजीबुर रहमान कि मुस्लिम विरोधी ये बयान है उनका, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम भाइयों को? मैं बताऊं, और आप उनका समर्थन दे करके ऐसे ही बढ़ावा दे रहे हैं। अंदर जो सरकार चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा था मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करो। उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? क्यों नहीं हुई एफआईआर अभी तक? क्यों नहीं पड़ा वो आदमी जेल के अंदर? तब हम मानते कि हाँ कानून का आप ऊपर रखते हैं। आप गद्दारों में गए हो, गद्दार रहोगे। आप देश के ना हो ना देश के लोगों के हो। आप सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए हो, लोगों को गुलाम बनाते हो तुम लोग। और जहां फायदा होता है वो जाते हो। और ये जो बयान दे रहे हैं जफरुल इस्लाम, वो किस लिए, जरा क्लियर कीजिएगा मजीबुर रहमान। नफरत फैलाने के लिए, और अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं वो। उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने कहा है कि मैंने और आपको भी क्या ऐसा लगता है मजीबुर रहमान, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि जाकिर नाइक जिनके लिए सम्मानित वर्ड का इस्तेमाल किया है, वो सम्मानित है? सम्मान करना चाहिए देश में बुलाकर उनका। कानून उनको जो है मुझे बीजेपी जब कानून बर्बाद कर रहे देश को, जाकिर नाइक को भारत देना चाहिए। अरे मजीबुर रहमान नाम है आपका इलियास जी, आप ऐसे चीखे, इसीलिए मैं आपसे एक भी सवाल नहीं ले रही हूँ। आप धैर्य रखिए, मैं आपके आऊंगी सवाल के साथ। इलियास जी फिर से मैं आपकी आवाज बंद कर दूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी आप ऐसे चीखे मेरे डिबेट में, बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप शांत रहिए। अगर आप ऐसे ही बोलते रहे मैं दोबारा सवाल आपसे नहीं लूंगी, और मैं ले भी नहीं रही हूँ, आपके पास आ भी नहीं रही, सवाल भी मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। मजीबुर रहमान से मेरा सवाल था। मजीबुर रहमान, सम्मानित लग रहे हैं आपको जाकिर नाइक, जिनको भारत मलेशिया ने भी बैन कर दिया है? सम्मानित लग रहे हैं आपको? तब तक सम्मानित है, हर आदमी सम्मानित है। जब तक कानून दोषी करार नहीं देता, हर आदमी सम्मानित है। हर आदमी निर्दोष है जब तक कानून उसको दोषी करार न दे दे। इसी तरह जाकिर नाइक भी निर्दोष है जब तक तो कानून को फेस क्यों नहीं कर रहे हैं जाकिर नाइक? भागता फिरेगा, उसके बाद आप उसके लिए यहाँ पर बैठकर उनके लिए कसीदे पढ़ेंगे? यहाँ कसीदे पढ़ेंगे आप बैठकर? से क्या कर रही है? कौन सी घास खोदी जा रही है? क्यों नहीं लेकर आ रहे? अगर कुछ गलत किया है तो नहीं, वो क्या कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन आप उनका पक्ष ले रहे हैं, वो आपको ठीक लग रहा है। दुनिया जहान की कमियां आपने खामियां गिना दी, लेकिन वो शख्स जिसके भाषण सोशल मीडिया पर थे, प्लेटफॉर्म पर थे, जिनको सुन के हर देश ने उनको बैन कर दिया, ऑलमोस्ट ज्यादातर देशों ने उन्हें बैन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं। आपको वो सही नहीं लग रहे, उनके लिए सबूत चाहिए, कानून अपना काम करे, लेकिन आप उनकी निंदा नहीं कर सकते। मैं निंदा क्यों करूंगा? मैं क्यों करूंगा निंदा भाई? आप ये बोल दीजिए ना, वो बहुत आपके हिसाब से भी सम्मानित ही है ना? नहीं कर सकते आपके हिसाब से भी सम्मानित वो, यानी आप एक बात बताइए, जो शख्स देश के लिए गलत बात कहता हो, जो शख्स देश को तोड़ने की बात कर रहा है, उनके साथ हैं आप? जवाब दीजिए मजीबुर रहमान। जो शख्स देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आप उसके साथ हैं? आप उसके साथ हैं, उस शख्स के साथ हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? एक तो इलियास जी को बीमारी है बोलने की, रुक जाइए इलियास जी। मैं किसी भी ऐसे आदमी के साथ नहीं हूँ जो देश को तोड़ेगा। तो जाकिर नाइक कौन है? देश को जोड़ रहे हैं वो, मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, प्रेम के कसीदे कर रहे हैं वो। नफरत कौन फैला रहा है ये आप बताइए ना। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर एफआईआर हुई अभी अरे तक? ठीक है, अगर आप एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ अगर ऐसा कर रहे हैं आपके हिसाब से, तो उनके खिलाफ आपने बोल लिया, जाकिर नाइक भी तो बोल रहे हैं, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या मजबूरी है आपकी? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप उसके खिलाफ? चलिए एक मिनट,
रोहित एक बात तो बताइए, मुस्लिम भाई यही सवाल उठ रहा है कि अगर ये कह रहे हैं भाई सबूत है तो उनको लाओ और सजा दो, क्यों नहीं ला के उनको सजा दी जा रही है? जिम्मेदारी तो अरे आपकी है ना। सबूत ही नहीं है। अरे रुकिए इलियास जी, मोदी गवर्नमेंट कोई भी कोर्ट रोहित, में जलील हुए सिर्फ मोदी गवर्नमेंट क्या हुआ है? और रोहित, पूरा आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद रोहित तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रोहित, आवाज पहुंच रही है आप तक? अर्पिता जी, विनोद जी कुछ कह रहे हैं। विनोद जी जल्दी 10 सेकंड में, फिर मेरे सहयोगी जावेद भी जुड़े, उनका रुख भी करना है। जी विनोद जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट आपकी है, लेकिन इसमें दो लोगों ने अनावश्यक रूप से उसको हाईजैक करने की कोशिश की है। जिस तरह से पूरे मुसलमानों की छवि को ये जफरुल इस्लाम और ये जाकिर नाइक जैसे लोगों ने खराब कर रखा है, उसी तरह से आपकी डिबेट को ये दो लोग हाईजैक करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। मुझे लगता है आपका जो युद्ध है अर्पिता जी, और ये जाके कंधार छोड़ आइए जल्दी से, हाईजैक हुए जहाज को कंधार छोड़ आइए जल्दी से जाके। अर्पिता जी, जी रोहित, आवाज आ रही है अर्पिता जी आपको मेरी? हाँ रोहित, आप अगर सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल देखिए आपसे ये था। आपको मेरी आवाज आ रही है अर्पिता जी? डिबेट जब तबलीगी जमात की होगी, तबलीगी जमात की हेलो? बात करेंगे। डिबेट जब योगी आदित्यनाथ की होगी तो आदित्यनाथ की बात करेंगे। अरे भाई, आज जफरुल इस्लाम की बात हो रही है, जाकिर नाइक की बात हो रही है, उनके हीरो की बात हो रही है, हेलो? और मैं कहता हूँ हेलो? बलीउल्लाह हो रही है। ठीक है विनोद बंसल जी, मैं आऊंगी। हेलो? जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद हेलो? देखिए, सबसे अहम सवाल अर्पिता ये है कि जफरुल इस्लाम एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर उन्हें किसी से शिकायत है तो वो खुद नोटिस जारी कर सकते हैं, सरकार से जवाब मांग सकते हैं। उनमें इतनी जिस पद पर है उस पर उनको अधिकार मिले हुए हैं, बजाय इसके कि एक बाहरी दूसरे देश से उसका धन्यवाद करना, उसकी दखल देना, ये अपने आप में उस पद को लेकर न्याय नहीं है जिस पद पर वो बैठे हैं। यही सवाल जो समर्थन कर रहे हैं जफरुल इस्लाम साहब का, उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या जो भारतीय अथॉरिटीज़ हैं, क्या ये अगर शिकायत है भी तो क्या उनसे नहीं की जा सकती? बाहरी जो लोग हैं, जो जाकिर नाइक हैं, उनको भगोड़ा घोषित किया गया है, उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे जिस पद पर वो बैठे हैं। जी मुजीबुर रहमान, आपको कहूंगा, मैं उनके उस बयान को बिल्कुल समर्थन नहीं देता हूं, और मैं ये भी कहूंगा एक जिम्मेदार आदमी को उस पद पे बैठकर इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। उनके पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, अगर उनको लगता है तो वो उसको यूटिलाइज करते। हिंदुस्तान के अंदर आपको लगता है कि उनको पद से हट जाना चाहिए? अर्पिता जी नहीं, ये वो उस पद के लायक नहीं है। हटते हैं। ये एनडीए सरकार चल रही है, पद से नहीं हटा जाता है। यहाँ येदियुरप्पा दोबारा से सीएम बन जाते हैं, रावत साहब भी दोबारा बन जाते हैं। आवाज आ रही है अर्पिता जी आपके पास मेरी? रोहित मैं आ रही हूँ, 10 सेकंड दीजिए। अर्पिता जी मुझे समय दे दीजिए। पद से नहीं हटा जाता है, ठीक है? ये एनडीए सरकार है, यहाँ पद से नहीं हटा ठीक जाता है है। गलत बात रोहित, बोलती है आप अब ठीक है मुजीबुर रहमान, मैं आ रही हूँ। रोहित, मेरा सवाल आपसे जो था वो ये, शायद आप उस समय नहीं कनेक्ट थे। अर्पिता जी आपके एंड से मेरी आवाज बंद की गई है, मैं यहाँ पर शांति से बैठा हूँ, मेरी आवाज आपके एंड से बंद की गई, मुझे बोलने का समय दे दीजिए। बंद की गई क्योंकि आपको पता है आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं। अगर आप शब्दों के चैन में खाली इलियास शराफुद्दीन जिस भाषा में समझते हैं उनको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। शुरुआत किसने करी, जैसी करी वैसे सुनाया जाएगा। आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल रोहित नहीं कर सकते। दोबारा से आपने फिर से की तो आपकी आवाज मैं फिर से बंद कर दूंगी, पहली बात। और दूसरी बात, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए। मैंने आपका सवाल सुन लिया था, मेरा जवाब सुन लीजिए। ठीक है, जाकिर नाइक को लेकर मेरा था कि कब तक उसको लाया जाएगा, अगर है तो उसको सबूत लाके उसको गिरफ्तार कीजिए। ठीक है, जवाब देखिए, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए, पहली बात। रोहित, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, आपने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। अब आप मेरे जाकिर नाइक के सवाल पर जवाब दें। जाकिर नाइक पर बोलिए, जाकिर नाइक पर बोलिए। अरे बोलने देखिए, देखिए वो लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, अपने देश से गद्दारी करते हैं, दुश्मन देश से यारी करते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को अपना आइडल मानते हैं, जो हाफिज सईद को अपना हीरो मानते हैं, ये बुरहान वानी अफजल गुरु को अपना हीरो मानते हैं। इन जैसे गद्दारों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये अपनी भारत माता से गद्दारी करते हैं। सवाल आपसे ये वो लोग हैं। रोहित, मैंने सवाल आपसे पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा। अरे मैं ये बोल रहे हैं जाकिर नाइक को लेकर बोल रहे हैं भैया, जाकिर नाइक भगोड़ा है, तो आप लाइए और उनको सजा दीजिए। सरकार आपकी है, प्रयास आप कर रहे हैं, कब लाया जा रहा है? महत्वपूर्ण बात है वो एक इस्लामिक देश जो मलेशिया उसमें जाकर छुप गया है और कहीं ना कहीं उसको बचाने का काम किया जा रहा है मुस्लिम ममालिक के द्वारा। तो जिस तरीके से भगोड़ा है, अगर जाकिर नाइक इनका हीरो है तो आए ना वापस, क्यों भाग गया? अरे सिर्फ अल्लाह से डरने वाला जाकिर नाइक आज क्यों भारत से भाग रहा है?
आज क्यों भारत की पुलिस और संविधान से भाग रहा है? ये कहते थे ना अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं है, सबसे बड़ा संविधान है इस देश के अंदर। रोहित, एक बात बताइए, अगर वो भाग रहा है तो आपकी सरकार, मुझे ये क्लियर कीजिए रोहित कि आपकी सरकार, और क्योंकि देखिए मैं समझ रही हूँ कि एक प्रक्रिया होती है अगर किसी देश से अगर उसको वापस लाना है, लेकिन उस प्रक्रिया के लिए आगे क्या कदम आपकी सरकार की तरफ से उठाए गए हैं? कब तक उसको लाया जाएगा? क्योंकि यही सवाल उठ रहा है, ये यही बोलते हैं कि सबूत है तो उसको लाओ और गिरफ्तार करो, सजा दिलाओ। क्या आपने प्रयास किए हैं? वो भाग रहा है तो उसको भागने देंगे? क्या प्रयास आपकी सरकार का है, मैं वो जानना चाह रही हूँ। अर्पिता जी, मलेशिया की सरकार से भी बात की गई। आपने पिछले दिनों ही देखा जिस तरीके से मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने किस तरीके से भारत विरोधी बयान भी दिया था। तो अपने आप में बताता है आप किससे उम्मीद करते हैं, उस मुस्लिम ममालिक से जो लगातार जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि इन जैसे लोगों को जब यहाँ पे कश्मीर के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम होता है, जब इनको डर नहीं लगता, जब गोधरा में हिंदुओं का जिंदा जला दिया था तब डर नहीं लगता, जब अंकित शर्मा के अंदर चाकू घोपे जाते हैं, उसको मारा जाता है तब डर नहीं लगता, जब पाल घर के अंदर हिंदुओं को साधुओं का कत्लेआम किया जाता है तब इनको डर नहीं लगता। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है? जब बताइए, ये तबलीगी जमात वाले आज पूरे देश के अंदर गंदगी फैला रहे हैं। ये सोच का वायरस है, ये जिहादी सोच का वायरस है, और उससे ज्यादा नहीं। आज ये बताइए, पड़ोसियों की बात कर रहे हैं, आज जिस तरीके से आज म्यांमार के अंदर में इनको दिक्कत है, आज श्रीलंका के अंदर भी इनको दिक्कत है, आज इजराइल के अंदर भी इनको दिक्कत है, आज रशिया के अंदर भी दिक्कत है, आज जिस तरीके से अफ्रीका के अंदर भी दिक्कत है, आज इनको यूरोप के अंदर भी दिक्कत है। अरे भैया, आप लोगों को पूरी दुनिया में दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत आपकी सोच की है, उस गंदी जिहादी सोच की है। उस वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर आपने अशांति फैला रखी है। वो ये प्रयास आप भारत के अंदर कर रहे हैं और भारत के अंदर हमला कराने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको नाकाम करने का काम हमारी सरकार, हमारा संविधान करेगा। आप निश्चिंत रहिए, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करना बंद कर दो। देश से गद्दारी करना, देशद्रोह करना बंद कर दो। किस तरीके से जिहादी मानसिकता के लोगों यहाँ पर रहकर अपने देश से गद्दारी करना बंद कर दो। मुजीबुर रहमान, 10 सेकंड। जैसे अंग्रेजों के साथ हो गए थे ऐसे ही हो जाओगे। अरे भैया, पाकिस्तान के टुकड़ों में पलने वालों, अरे हाफिज सईद और बुरहान वानी अफजल गुरु को अपना आइडल मानते हो, अपने हीरो मानते हो। बोलो बुरहान वानी को आतंकी था, अफजल गुरु आतंकी था। बोलो अरे भैया बोलो। अरे भैया, आप जुडिशियल किलिंग बताते हो। शर्म आनी चाहिए। आप लोग भारत के संविधान पे विश्वास नहीं रखते। जिस थाली में खाते हो, देश से गद्दारी करते हो। जो देश के अंदर हमले होते हैं उनके लिए इन जैसे लोग जिम्मेदार होते हैं, जो भारत में रहकर पाकिस्तान की मदद करते हैं, अपने देश से गद्दारी करते हैं। भारत के टुकड़ों पे जिस तरीके से यहाँ का खाते और पाकिस्तान का खाते हैं लोग। ठीक है रोहित, तुम गद्दार, तुम जैसे लोग। अरे गद्दारी तो तुम्हारे खून के अंदर है, तुम्हारे डीएनए के अंदर है, तुम्हारे जीन्स के अंदर गद्दारी दिया है अभी।